हेलो एवरीवन। दिस वीडियो इज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स या फिर नॉर्मली जो भी लोग कॉलेज में हैं उनके लिए है। एक्चुअली रीज़न ये था कि मेट्रो में मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स थे नॉर्थ कैंपस से, शायद हिंदू कॉलेज और मिरांडा हाउस के कुछ स्टूडेंट्स थे। तो वो थोड़े टेंशन में थे कि पूरा सेमेस्टर निकल गया, पता ही नहीं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, हर कोई जब भी आता है फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकल जाता है। तो काफ़ी डाउट हो रहा होगा कि अभी तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं है, काश 15 दिन के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होते तो हम अच्छा कर लेते। ठीक है, या फिर आप में से कई लोगों ने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया होगा कि अगले सेमेस्टर से पक्का सीरियसली पढ़ा जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अभी से ही इसी सेमेस्टर में ही अपने मार्क्स के ऊपर फोकस करना है। रीज़न ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं वो आपके ओवरऑल जो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं वो डिफाइन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो आपके मिनिमम बेस होगा आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री का। मिनिमम बेस का मीनिंग कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर में ऑटोमेटिकली आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो सपोज अगर आप इस बार ही 85 ले आते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 85 प्लस ही आएंगे। इस बार अगर आप 90 ले आए तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 90 प्लस मार्क्स ही आएंगे, सेम एफर्ट्स के अंदर। क्योंकि कई चीज़ें नई है, स्कूल से कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है, इंटरनल मार्क्स वगैरह धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अभी। तो फर्स्ट ईयर में यूजुअली सभी का कम स्कोर होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स हमारे वो थोड़े से बढ़ जाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सेमेस्टर वन के अंदर सबसे लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही कि दूसरा एग्जाम्पल है, आप कंपेयर कीजिए कि बाकी के सेमेस्टर्स में मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है, कुछ टीचर से बात की है अलग अलग कोर्सेज के। जो कॉमर्स साइड से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स थे, आर्ट्स में से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, एंड साइंस में केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स एंड एक फिजिकल साइंसेज और इसके अंदर। तो इतने सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर से बात करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली है। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले वाई, हर चीज का वाई पता होना जरूरी है, ताकि एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ सके, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सके। ठीक है, जो आप बार बार पढ़ते पढ़ते बीच में फिर से सोशल मीडिया ऑन करते हैं ना, तो वो चीज कैसे अवॉइड होगी जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे। व्हेन यू नो व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम स्टडिंग, व्हाई दिस मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, तब अपने आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर कर सकेंगे। तो उसके अंदर कुछ बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्पेशली जो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से लोग हैं, कि आपकी जब प्लेसमेंट्स वगैरह होंगी तो काफ़ी कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती है पहले, हर किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। दूसरा, ये सभी कोर्सेज के लिए है, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, कि अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि डीयू के अंदर ही अप्रोक्स 50% जो सीट्स हैं वो मेरिट बेस्ड होती है, कि अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा आईएम्स वगैरह के अंदर अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो वहाँ भी अलग से वेटेज होती है, तो उधर एडवांटेज मिलेगी। थर्ड, अगर आप में से कोई भी आगे टीचिंग में कैरियर बनाना चाहता है, ठीक है, अभी नहीं पता होगा आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाएंगे, बट जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है कि आपका आगे टीचिंग में अच्छा लगे या रिसर्च में जाना हो, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्क्स की काफ़ी वेटेज होती है। काफ़ी जगह पर ये 20% है, कुछ स्टेट्स के अंदर ये 10% है। तो इसलिए भी ये मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कि ओवरऑल जब भी आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बेटर दिखेगी। कि ग्रेजुएशन के अंदर ओके, ही और शी हैज स्कोर्ड 80%, 90%, तो एक बेटर इंप्रेशन देगा एज कम्पेयर टू किसी के 60% आए। देन फिफ्थ पॉइंट इज कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसीज, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पर वो टीयर वन इंस्टीट्यूट से ही कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। कि लेट्स से आप नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हंसराज, केएमसी, हिंदू, मिरांडा, डीआरसी, एसआरसीसी, एनी 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 कॉलेज। तो जब हर कोई वहाँ पर टीयर वन से ही आएगा, आईआईटी से आते हैं लोग, तो अब उनके अंदर भी शॉर्ट लिस्ट का क्या क्राइटेरिया होगा कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया, उसके अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं।
बट अभी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उस वो जहाँ जहाँ पर रेलिवेंट है वही बता रहा हूँ। सिक्स्थ पॉइंट इज DU वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, कि वाइस चांसलर साहब हमारे, उनके अंडर एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, या तो सेकेंड ईयर से या सेकेंड सेमेस्टर से, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसमें स्कॉलर जो मार्क्स है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। द सेवन्थ वन इज, हालांकि काफ़ी कम लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं थोड़े बेटर कॉलेज के अंदर, तो उनके लिए तो मार्क्स ही सब कुछ है इस टाइम पर। ओके, सो दिस वाज द वाई पार्ट। नाउ हाउ टू डू इट। अभी मान लीजिए आपके पास हर एग्जाम में 1 या 2 दिन है, ठीक है। अब कैसे हम इस तरीके से पढ़ें कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो। तो जो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी, खुद से भी एक्सपेरिमेंट किए थे, कि आप ना ग्रुप बना लीजिए 2 से 4 लोगों का, उससे ज़्यादा नहीं, और आप सब लोग PYQs एनालाइज कीजिए कि पहले पिछले 5 साल में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कि वहाँ पर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले, ठीक है। उसके अलावा जो ये ग्रुप बनाया था हमने, आप सब लोग आपस में जितना भी सिलेबस है आपका, उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लीजिए, कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, तो एक क्लासमेट आपका फर्स्ट करेगा, दूसरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद एक दूसरे को पढ़ा दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग, जूम, अब तो काफ़ी ऑप्शंस है, एक दूसरे को पढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा एंड अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे आप। एंड फिर, हाँ, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, अब मैं क्योंकि खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड मैंने भी काफ़ी कॉपीज़ वगैरह चेक की है, ठीक है। तो and बाकी सब टीचर्स के साथ भी की है, देखा है उनको भी, जो खुद मेरे प्रोफेसर थे वो लोग कैसे चेक करते थे, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये है कि अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो यानी कि यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि दैट योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, ठीक है। बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसका प्रेशर नहीं लेना है, बस इतना होना चाहिए कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं वो समझ में आए, ठीक है। आपकी जो आंसर शीट होती है वो रूल्ड होती है, तो ऐसा नहीं लाइन के ऊपर या नीचे जा रहा है, प्रॉपर लाइन पर लिखिए आप, ठीक है, कि पढ़ने वाले को समझ में आए। सेकंड इज प्रॉपर हेडिंग्स, कि आप जो भी क्वेश्चन में पूछा है, सपोज पूछ लिया आपसे स्टेप्स पूछ लिए किसी भी चीज के, तो आप उसकी अच्छे से हेडिंग दीजिए पहले, स्टेप्स ऑफ XYZ, इसके ऊपर बॉक्स बना दीजिए अच्छे से, एंड देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, या फिर अगर हर एक के अंदर सब पॉइंट्स भी है तो A B ऐसे करके प्रॉपरली हेडिंग्स के साथ अपना जो कंटेंट है वो लिखिए। इससे फायदा क्या होता है ना, कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्लियरली दिख जाएगी एग्जामिनर को, कि ओके, द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट स्टेप्स, एंड आंसर में अब ये जो डिमांड थी कि स्टेप्स लिखने हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हेडिंग देखकर ही समझ में आ जाएगा। देन द थर्ड वन इज कि अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कि जो आपके मेन कहने का क्रक्स है, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर आपका आंसर फोकस्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। या फिर आप किसी चीज को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कुछ राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड, तो आप वो आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं, आर्टिकल 14, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। फिर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हैं या फिर कोई वॉर मेंशन कर रहे हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए। देन द फिफ्थ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है, लेकिन एग्जांपल्स हमेशा सेपरेट लाइन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ठीक है, दिस इज योर शीट, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट खत्म हो गया, अब आपने एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये चीज नहीं करनी है। आप नेक्स्ट लाइन में जाइए, यहाँ से एग्जाम्पल लिखिए, इससे क्या होगा कि अलग से ही दिखाई देगा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। हो सकता है अगर आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल, तो वो जल्दी जल्दी में एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, उसे लगेगा कि ये शायद आर्गुमेंट ही कंटिन्यू हो रहा हो, और वो मिस हो सकता है। लेकिन अलग से आप एग्जाम्पल लिखेंगे सेपरेट लाइन में, तो वो अपने आप अट्रैक्टिव लगेगा, अपने आप एग्जामिनर की नज़र उसके ऊपर जाएगी। And the fifth one is that whenever you begin any answer, start it from the next page.
जस्ट इसका ये है, थोड़ा सा कॉपी स्पेशियस लगेगी, नीट एंड क्लीन लगेगी। एंड अगर कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर में हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर बाद में याद आता है, तो स्पेस नहीं बचता। बट अगर आप हर एक आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, तो पिछले वाला आंसर अगर आपका हाफ पेज में ख़त्म हुआ था, तो फिर आप वहाँ से उस बचे हुए स्पेस में वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। सिक्स्थ वन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर आप जेल पेन से आंसर लिखेंगे तो वो बेटर पढ़ने में आता है। अगर अच्छे से पढ़ पाएगा एग्जामिनर तो वो ज़्यादा मार्क्स देगा। अदरवाइज बॉल पेन में कई बार होता था मेरे साथ भी कि मुझे समझने में टाइम लग जाता था कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा है, ये वर्ड ई लिखा है, ए लिखा है, ओ लिखा है। तो जेल पेन से वो चीज़ थोड़ी बेटर होती है। दूसरा कि जेल पेन थोड़ा ब्राइट लगता है, आपकी वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, तो उसके ऊपर जो जेल इंक होती है वो अच्छे से दिखाई देती है एज कम्पेयर टू बॉल पेन। बाकी आप ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन दोनों यूज़ कीजिए, हेडिंग्स के लिए ब्लैक यूज़ कीजिए, ओके, अंडरलाइन के लिए ब्लैक पेन यूज़ कीजिए, नॉर्मल आप ब्लू कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हर एक एग्जामिनर, हर एक टीचर परेशान है स्टूडेंट से, वो ये है कि इर्रेलेवेंट बातें आप लिख देते हैं आंसर में, वो नहीं करना है। जो चीज़ें पूछी हैं उसी के ही अराउंड चीज़ें होनी चाहिए। जो आपको आता है या कहीं और से आपने कुछ भी किसी वीडियो में देखा हो कहीं भी, वो चीज़ें नहीं लिखनी है। क्वेश्चन पढ़िए बार बार, क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें लिखिए। लास्ट की अगर कोई भी डायग्राम और फ्लो चार्ट की ज़रूरत है तो आप उसको बनाइए और साफ सुथरा बनाइए। कोशिश कीजिए कि पेंसिल का यूज़ करें, ओके। पेंसिल, अपना रूलर, स्केल वगैरह, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता था, ओके। मैं पेन से ही ड्रॉ कर देता था, ठीक है, कि हाँ बन तो गया, दिख तो गया टीचर को। बट जब हम कॉपी चेक करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो पेंसिल से डायग्राम होते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं, और कई बार क्या होता है मिस्टेक भी हो जाती है। तो पेन चलाया आपने, सपोज कोई ग्राफ बना रहे हैं, फिर एक कर्व ड्रॉ कर दी, लेकिन ये कर्व गलत होगी, तो या तो आप इस पूरे को कैंसिल करके दूसरी जगह बनाएंगे, या फिर ऐसे दूसरी जगह बनाएंगे इसी के ऊपर। तो वो सब अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है कि बड़ा ही कैजुअल तरीके से आंसर लिखे गए हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट जहाँ भी जो हो सके वहाँ पर बनाइए। अब एक नोट ऑफ प्रिकॉशन है कि जो कुछ भी लिखना है, आपको कोई डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी वीडियो पर 100% आप भरोसा कीजिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है, ठीक है। बट जो आर्ट्स और साइंस के कोर्सेज के प्रोफेसर्स वगैरह से थोड़ी बहुत बात करी, उसी के ऊपर मैंने किया है, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा। तो अगर आपको कुछ भी कंफर्म करना है तो आप अपने टीचर से ही बात करके उस चीज़ को कंफर्म कीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो आपके आंसर को एवेलुएट करेंगे, वो जो बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई सीनियर भैया दीदी किसी से कुछ नहीं सुनना है। कोई बोलेगा कि मैंने तो बस ये लिखा था, इतने नंबर आ गए, ठीक है, वो सब हम नहीं जानते कितनी जेन्युइन बातें हैं वो। कई बार लोग झूठ भी बोल देते हैं इम्प्रेस करने के लिए जूनियर्स के सामने, कि चलो मेरा मैं फेमस हो जाऊंगा। तो उस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, किसी ऐसे लोग स्टूडेंट से बात नहीं करनी है। आप अपने टीचर से बात कीजिए, हेल्प करने को हर एक टीचर तैयार रहता है। बाकी कोई भी डाउट हो आपका, आगे किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को पूछिए, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।